नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का द देव IAS अकेडमी में। और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भूगोल से संबंधित MCQ, जो कि टॉपिक है हमारा भौतिक भूगोल का। और इसमें भूगोल के 500 से ज़्यादा प्रश्न हम यहाँ पे सम्मिलित करेंगे। और ये कहाँ से लिए गए प्रश्न हैं? पिछले 27 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन यहाँ पे किया जा रहा है। 1995 से लेकर 2021 तक के UPSC CSE परीक्षा में आए हुए ये प्रश्न है। और ये आगामी UPSC CSE प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष भी हो जाते हैं। अब तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न के और इसका सेट 2 है। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। ये सवाल 1997 में पूछा गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सेट हमारा चल रहा है उसकी गहराई क्या है, कि ये क्यों आपके लिए आवश्यक है। ये देखिए, भूगोल का एक पोर्शन यहाँ पे। भूगोल में यहाँ पे भौतिक भूगोल है, विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है और कृषि है। ये 4 टॉपिक्स हम यहाँ पे सम्मिलित करेंगे और इसमें सभी को मिलाकर 500 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, 500 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे होंगे, यानी 500 से ज़्यादा टॉपिक्स हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और कुछ टॉपिक यहाँ पे रिपीट होंगे, तो मान लो 400 से 400 के आसपास हम टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट करेंगे MCQ के फॉर्मेट में। ठीक है, 4 प्रश्न यहाँ पे होंगे और 4 ऑप्शन यहाँ पे होंगे। 500 गुना 4 करें तो 5 और 20, ये हो जाएंगे 2000, लगभग 2000 टॉपिक से हम गो थ्रू हो जाएंगे UPSC CSE परीक्षा से पहले भूगोल संबंधित प्रश्नों में। ठीक है, इससे पहले हम राजव्यवस्था एवं सुशासन कर चुके हैं ये टॉपिक। और जो हमारा भारत का इतिहास है, इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो भूगोल का है। भूगोल सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं और भौतिक भूगोल हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, भौतिक भूगोल का सेट 2 है। तो चलिए इस सवाल को हम फिर से पढ़ते हैं। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। किसका उदाहरण यहाँ पे पूछा गया। ऑप्शन है मानचित्र का वर्णमात्री, मानचित्र का समान रेखा, मानचित्र का वर्णवर्णिक या कैरोक्रोमेटिक, अगला है मानचित्र का वर्ण प्रतीकी। तो यहाँ पे समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है यहाँ पे मानचित्र का समान रेखाओं का। आंसर इसका बी। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र के समान रेखा का उदाहरण है। और समान रेखा मानचित्र को खींचते समय मापनी व आंकड़ों की शुद्धता पर ध्यान देना आवश्यक है। और इसका प्रयोग अधिकांशतः जलवायविक तत्वों, हवाओं एवं वायुदाब को दिखाने में किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। अगला सवाल हम देखते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों का जो समूह है उसको हम क्या कहेंगे। 1997 में सवाल पूछा गया। उल्का, धूमकेतु, उल्कापिंड या फिर क्षुद्रग्रह। पहले आप ये चित्र देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंगल और बृहस्पति, इसके बीच की बात यहाँ पे हो रही है। इसके बीच ये होता है बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, क्षुद्रग्रह पट्टी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं उल्का, धूमकेतु, उल्कापिंड या फिर क्षुद्रग्रह। तो ये क्षुद्रग्रह है। क्या है ये? छोटे टुकड़े क्या है ये? क्षुद्रग्रह। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट में होते हैं क्षुद्रग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य उपस्थित सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये छोटे चट्टानी एवं खगोलीय पिंड हैं। इनकी संख्या लगभग 40,000 है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी, क्षुद्रग्रह। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। 1999 में सवाल पूछा गया। सूची 1 में इमारती लकड़ी यहाँ पे दी गई है और सूची 2 में यहाँ पे जहाँ पे ये पाई जाती है लकड़ी, उनके देश यहाँ पे दिए गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं देवदार, डगलस फर, महोगनी और यहाँ पे सागौन है। ये 4 लकड़ी यहाँ पे दी गई है। और देश यहाँ पे है म्यांमार, कनाडा, मेक्सिको और होंडुरास। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन से वृक्ष किस देश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो देवदार के वृक्ष हैं वो पाए जाएंगे यहाँ पे कनाडा में पाए जाते हैं। ठीक है, डगलस फर पाए जाते हैं मैक्सिको में। महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं, सॉरी ये जो लकड़ी है इसकी, वो इस वृक्ष की लकड़ी यहाँ पे पाई जाएगी होंडुरास। ठीक है, होंडुरास में पाए जाएंगे। और डी वाला जो है वो सागौन है, सागौन पाया जाएगा म्यांमार में। ठीक है, इस प्रकार जो कूट है यहाँ हम देख लेते हैं। ए का है 2 और बी का है 3। ए का 2, बी का 3 वाले कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं? ये वाला तो नहीं है, ये वाला भी नहीं है। ए का 2, ठीक है, बी का 3, ये सी और डी वाले ऑप्शन हम देखते हैं। और सी में है 4, यानी सी का है 4 इस वाले ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में है क्या? नहीं, ये नहीं। तो ए, बी और डी यहाँ पे क्रॉस हो जाते हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी।
ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, डी का हो जाएगा एक, यानी आंसर है इसका सी। ठीक है, तो ये इसके इस प्रकार यहाँ पे इसकी जोड़ी सम्मिलित होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा कौन सा है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या फिर लुब्धक। तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा है सूर्य, आंसर है इसका सी। 1997 में सवाल पूछा गया। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है और यह पृथ्वी से 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है, और पृथ्वी से लुब्धक सीरियस की दूरी 8.611 प्रकाश वर्ष है, और ध्रुव तारा की 433.8 प्रकाश वर्ष तथा अल्फा सेंचुरी की दूरी यहाँ पे 4.367 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो सबसे समीप तारा है पृथ्वी के सूर्य। अगला सवाल है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबको सुसंगत है? ये सवाल 1997 में पूछा गया है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक अवस्था सबको सुसंगत है? वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्था, बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति, ओजोन की उपस्थिति। तो ये आंसर है इसका यहाँ पे सी, बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ दिन का तापमान एवं वायुमंडल पृथ्वी के समान है, और मंगल पर उपस्थित बर्फ की चोटियाँ एवं जमा हुआ जल वहाँ जीवन होने की पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो कौन सी चीज़ें मंगल पर जीवन होने की पुष्टि करते हैं? मंगल पर उपस्थित बर्फ की चोटियाँ एवं जमा हुआ जल वहाँ जीवन होने की यहाँ पर पुष्टि करते हैं, आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। 1997 में सवाल पूछा गया। ये मानचित्र यहाँ पे दिए गए हैं, ये वर्ल्ड मैप है, विश्व का नक्शा है, यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे दी गई है, हमको प्रश्न अब देखना है। ठीक है, मानचित्र में 4 छायित क्षेत्रों में से वह क्षेत्र यहाँ विशेषता तप्त, शुष्क, ग्रीष्म, हल्की तथा नमशीत और पवनों का मौसमी उत्क्रमण है, ये अंकित किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अंकित किया गया ये हमको बताना है। ए 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ विशेष तप्त, शुष्क, ग्रीष्म, हल्की, नमशीत पवनों का मौसमी उत्क्रमण है वो है यहाँ पे 1। ठीक है, कौन सा है? एक वाला इसका उत्तर। विश्व मानचित्र में एक कैलिफोर्निया यूएसए का गर्म एवं शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं सम तथा आर्द्र शीत को दर्शाया गया है। ठीक है, ये कैलिफोर्निया ये है यूएसए के अंतर्गत। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। अगला सवाल है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1998 में सवाल पूछा गया है। क्षुद्र ग्रह के बारे में हम अभी और देखा है पिछले वाले प्रश्नों में। तो इसके अंतर्गत हमको देखना है इन कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, कौन से वाले सही है हमको देखना है। तो कथन यहाँ पे है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे यानी रॉकी डेब्रिस है। क्या ये सही है? हाँ, ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दूसरा है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। क्या ये सही है? हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। 2 कथन यहाँ पे सही है। तीसरा कथन हम देखते हैं, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य है। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये मंगल और बृहस्पति है। कौन सा है? मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच ये एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो 1 और 2 कथन यहाँ पर सही है। हम यहाँ पर देख लेते हैं 1, 2 और 3 कथन सही हैं, पहला गलत हो जाएगा। 2 और 3 सही है। क्या 2 और 3 सही है? नहीं, तीसरा गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है। क्या पहला और दूसरा कथन सही? हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है। नहीं, ये सही नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर हो जाएगा इसका सी, जैसा कि हमने इसके बारे में पिछले प्रश्न में इसकी डिटेल देख चुके हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला सवाल है, नीचे दिए गए मानचित्र में अंकित ए, बी, सी और डी नदियों को सूची में दिए गए नामों से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। 1998 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे ए, बी, सी, डी ये दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। हमको बताना है कि कौन सी नदी यहाँ पे है। ठीक है, कौन सी नदी यहाँ पे है। तो ए, बी, सी और डी में हम देखते हैं सेंट लॉरेंस, ओरिनोको, मैकेंजी, अमेजन, यूकॉन। ये नक्शा है, ऊपर साइड वाला है नॉर्थ अमेरिका है और ये है लैटिन अमेरिका। ठीक है, वर्ल्ड मैप में ये नक्शा यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो पहला है वो है यहाँ पे
यूकॉन नदी का। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पे दर्शाई गई है यूकॉन की। किसकी दर्शाई गई है? यूकॉन की। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं बी का है यहाँ पे, ये नदी है मैकेंजी। कौन सी है? मैकेंजी। ठीक है, सी वाला एरिया, सी का हम देखते हैं ये नदी है सेंट लॉरेंस। ठीक है, और डी वाला एरिया, डी वाला जो एरिया यहाँ पे दिया गया है वो नदी है यहाँ पे ओरिनोको। ठीक है, अमेजन यहाँ पे नहीं है, अमेजन ये लैटिन अमेरिका के मध्य एरिया के आसपास में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा कूट यहाँ पे बनेगा। ए का बन रहा है यहाँ पे 5, तो ए का 5 हम पहले चेक कर लेते हैं। ए का 4 है यहाँ पे, ए का 5 यहाँ पे दिए गए 5 सी और 5। ठीक है, तो 5 हमको कहाँ मिल रहा है? बी में मिल रहा है और सी में मिल रहा है। ए और डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाते हैं पहले ही। अब दूसरा हम देखते हैं बी का कूट यहाँ पे मिल रहा है 3 से, तो बी का 3 हम देखते हैं, हाँ ये मिल रहा है। बी का 3 क्या इसमें मिल रहा है? नहीं, इसमें नहीं मिल रहा है। तो ये 1 डी और सी ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। अब ऑप्शन कौन सा बचा है? बी वाला हम देख लेते हैं। अब सी का हम चेक करते हैं। सी का है सेंट लॉरेंस, सी का 1, हाँ ये सही है। और डी का है ओरिनोको, क्या डी का 2 है? हाँ बिल्कुल ये सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, ये यहाँ पे दिए गए। अगला सवाल है पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। 1998 में पूछा गया सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल है ये हम देखते हैं इसका क्रम क्या है। पहले हम जान लेते हैं कि इसका सही क्रम क्या है। ठीक है, पहले क्षोमंडल है, फिर है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयमंडल, फिर इसके बाद आता है बहिर्मंडल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि कौन सा क्रम यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए गए वो सही है। क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन ए क्षोमंडल है, हाँ है पहले में। समताप मंडल है, हाँ ये भी है। आयन मंडल है, नहीं, आयन मंडल के पहले मध्य मंडल आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत। दूसरा है समताप मंडल, नहीं, समताप मंडल शुरुआती गलत होगी, पहले आएगा क्षोमंडल। सी है क्षोमंडल, हाँ बिल्कुल सही है। समताप मंडल, हाँ सही है। मध्य मंडल बिल्कुल सही है। आयन मंडल बिल्कुल सही है। तो ये सी वाला क्रम यहाँ पे सही जम रहा है। चौथा भी हम एक बार चेक लेते, समताप मंडल, तो ये पहले इन्हें गलत कर दी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी, क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इस प्रकार यहाँ पे इसका क्रम है। ठीक है, क्षोमंडल की धरातल से ऊंचाई है 16 से 18 किलोमीटर, परंतु ध्रुवों पर 8 किलोमीटर विस्तृत है। ठीक है, समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर तक फैला है और मध्य मंडल का विस्तार 80 किलोमीटर है, जबकि आयन मंडल 80 किलोमीटर के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो इनकी जो दूरी है ये हमने बता दी। ठीक है, कहाँ तक ये फैला है। आंसर हो जाएगा इसका सी, क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अगला सवाल है बेला संगमी एस्टियोरोस में एक रंजित डाइनोफ्लैजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्पपुंज ब्लूम्स होते हैं। ये पुष्पपुंज कहलाते हैं लाल ज्वर, सागर ज्वर, काला ज्वर या फिर सागर पुष्प। 1998 में सवाल पूछा गया है, तो ये है लाल ज्वर। आंसर है इसका ए, लाल ज्वर। ये इसका चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेड वाला एरिया लाल ज्वर। एस्चुरी के पास मिलने वाले विशेष प्रकार के फूल है। एस्चुरी क्या होती है? एक होता है डेल्टा, एक होता है एस्चुरी। ठीक है, जब नदी समुद्र में जाके मिलती है, तो यदि वो दो पहाड़ों के बीच में से जा रही है, ठीक है, मान लो ये दो पहाड़ों के बीच में से ये जा रही है, तो एक धारा में बहती है, तब वो यहाँ पे निर्माण होता है एस्चुरी का। और डेल्टा क्या होगा? डेल्टा जब समुद्र में जब मिलेगी नदी, ठीक है, तो मैदान वाले एरिया से यदि आ रही तो बहुत सारी धाराएं यहाँ पे बन जाएगी, तो वहाँ पे डेल्टा बनेंगे। ठीक है, एस्चुरी और डेल्टा में ये अंतर है। अगला है यहाँ पे ये फुल पिगमेंटेड डाइओफ्लैगलेटेस होते हैं, और जब जल में काई का अत्यधिक संकेंद्रण होता है तो यह पर्पल अथवा गुलाबी रंग का दिखाई देती है। ठीक है, तो ये है लाल ज्वर। आंसर है इसका ए।